वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री वाला। बिहार शिक्षक भर्ती के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत एनसीईआरटी के 6 to 8 और 9 to 10 के हिस्ट्री सब्जेक्ट का आज एमसीक्यू होगा और ये प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री का पहला होगा। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और एनसीईआरटी से सारे प्रश्न जो है चैप्टर वाइज इस वीडियो में दिए गए हैं। चैप्टर वाइज प्रश्नों को शामिल किया गया और प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा क्या है? यह बहुत उबाऊ है, इसमें बस तारीखें रटते चले जाओ। ए और बी दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से क्या सही होगा। तो इतिहास के संदर्भ में परंपरागत जो अवधारणा है वो आपका है कि यह बहुत उबाऊ भी है और इसमें बस तारीखें रटते चले जाओ। साथ इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इतिहास को किससे जोड़कर देखा जाता है? विश्व, तारीख, दर्शन या व्यवहार से? तो इतिहास को किससे जोड़कर देखा जाता है ये आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा इतिहास को तारीख से जोड़कर देखा जाता है। तीसरा प्रश्न है आपका, लिप्टन चाय के विज्ञापन किस वर्ष तैयार किया गया था? लिप्टन चाय के विज्ञापन किस वर्ष तैयार किया गया था? 1917, 1919, 1920 या 1922? तो लिप्टन चाय का विज्ञापन जो है 1922 में तैयार किया गया था और उस समय दुनिया भर में यह विज्ञापन यह संकेत करता था कि ईसाई लोग ही इस चाय को पीते थे। 4 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटेन के राजकुमार आर्थर को कौन सी पदवी दी गई थी? ब्रिटेन के राजकुमार आर्थर को कौन सी पदवी दी गई थी? लेफ्टिनेंट, इंग्लिश प्रिंस ऑफ वेल्स, ड्यूक ऑफ कनॉट या रॉयल हाइनेस? तो ब्रिटेन के राजकुमार आर्थर को जो है ड्यूक ऑफ कनॉट की उपाधि, ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। लिप्टन चाय के संबंध में कुछ और चीज़ जान लेंगे कि लिप्टन चाय के विज्ञापन पर जो है पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाया गया है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा, यह विक्टोरिया के तीसरे बेटे थे, आर्थर तीसरा बेटा। इनका भी चित्र उस पे दिया गया है, घोड़े पर बैठे हुआ चित्र दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, किसके द्वारा ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी? विलियम जोन्स, जेम्स मिल, थॉमस मैकाले या जेम्स प्रिंसप? ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल के द्वारा जो है यह रचित की गई थी, रचना की गई थी। जेम्स मिल के द्वारा यह 1817 ईस्वी में ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है और 1817 ईस्वी में 3 खंडों में जो है यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास जो है 3 खंडों में जो है प्रकाशित किया गया था। इसकी रचना की गई थी और इस पुस्तक में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंडों में बांटा है। ब्रिटिश कालखंडों में बांटा है और जेम्स मिल जो थे यह स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे, स्कॉटलैंड के।
स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक दार्शनिक भी थे। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली और हैदराबाद। तो ये बताना है कि राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है। यह नई दिल्ली में स्थित है। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ था तो दोनों ही जो है वायसराय के आवास के नज़दीक ही बनाए गए थे, ये राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार। और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो था, ये अभिलेखागार यह 1920 के दशक में बनाया गया था। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन काल, मध्यकाल, औपनिवेशिक युग या उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल को इसका उत्तर हो जाएगा औपनिवेशिक युग कहा जाता है। औपनिवेशिक युग कहा जाता है। किसने 1857 के विद्रोह में शामिल होकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को गिरफ्तार किया था? उनके बेटों को गिरफ्तार किया था 1857 के विद्रोह के दौरान। तो ये बताना है आपको, कॉलिन कैंपबेल, कैप्टन हडसन, कर्नल नील या जनरल रेनाल्ड। किसने जो है बहादुर शाह जफर और उनके दोनों बेटों को गिरफ्तार किया था, ये बताना है। तो कैप्टन हडसन ने जो है इन दोनों को गिरफ्तार किया था और जो है 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने जो है इनको गिरफ्तार किया था। किसने पलासी का नाम बिगाड़कर पलासी कर दिया? पुर्तगालियों ने, डचों ने, अंग्रेजों ने या फ्रांसीसियों ने? पलासी का नाम किसने बिगाड़कर पलासी कर दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों ने इसका नाम बिगाड़ करके पलासी कर दिया था। अब जान लेंगे कि पलास के फूलों के कारण जो है इसका नाम ही पलास के फूलों के कारण इसका नाम पलासी पड़ा था। और इसका इस्तेमाल जो है रंग बनाने के काम में आता है पलास के फूल का। तो पलासी नाम जो है अंग्रेजों ने दिया था। प्लासी की युद्ध 1757 में नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले उसके सेनापति का क्या नाम था? मीर कासिम, मीर जाफर, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां। प्लासी के युद्ध 1757 में नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले उसका सेनापति का नाम जो था वो मीर जाफर था। मीर जाफर ने ही उसको धोखा दिया था। और रॉबर्ट क्लाइव ने इससे कहा था मीर जाफर से कि सिराजुद्दौला को हटाकर उसे नवाब बनाया जाएगा। तो बाद में इसको नवाब भी बनाया जाता है। जब सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है तो इसे नवाब भी बनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मीर जाफर। अगला क्वेश्चन है, लेडन हॉल स्ट्रीट किस शहर में स्थित है? पेरिस, इटली, न्यूयॉर्क या लंदन? लेडन हॉल स्ट्रीट जो है कहाँ पे स्थित है? तो यह लंदन में स्थित है। यह लंदन में स्थित है और यहाँ पे प्रसिद्ध जो है ईस्ट इंडिया हाउस है। यहीं पे ईस्ट इंडिया हाउस है। ईस्ट इंडिया हाउस यहीं पे है। और ईस्ट इंडिया हाउस में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर की सभा का आयोजन किया जाता था। तो लेडन हॉल स्ट्रीट जो है लंदन में है।
प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 1759 ईस्वी में कलकत्ता से अंग्रेज सम्राट के विदेश मंत्री को एक चिट्ठी भेजी थी तथा उस विदेश मंत्री का नाम क्या था? टिलीकैटल, विलियम पिट, आरजी पालार्ड या जेम्स मिल। किसको उसने चिट्ठी भेजी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा विलियम पिट, उसका नाम था उस विदेश मंत्री का। तो उसने चिट्ठी भेजी थी और इस चिट्ठी में क्लाइव ने लिखा था कि लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब यह मैं फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और तीनों प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। इस तरह उसने अपनी चिट्ठी में लिखा था विलियम पिट को। अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम ने बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा था? ये आपको बताना है। 1761, 1762, 1764 या 1765। तो अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम ने बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में लड़ा था। किसने यह ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम पिट या जेम्स मिल। तो रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहा था। जब 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है तब जो है इस तरह की बातें रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। किस वर्ष मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया? 1763, 1765, 1768 या 1768। तो मुगल सम्राट ने मीर जाफर की मृत्यु के बाद 1765 ईस्वी में कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई थी? वारेन हेस्टिंग, रिचर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड एशिंड या लॉर्ड डलहौजी। तो सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में की गई थी और इनका कार्यकाल जो था 1813 से लेके 1823 ईस्वी तक ये लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल था और इन्हीं के समय में यह नीति शुरू की गई थी। अंग्रेजों ने सर्वोच्चता नीति के तहत किसके छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया था? महारानी तपस्विनी, रानी रूपमती, रानी दुर्गावती या रानी चिन्नम्मा। तो रानी चिन्नम्मा का जो राज्य अपने कब्जे में लेने का इन्होंने प्रयास किया था और रानी चिन्नम्मा जो है इनका राज्य तो कित्तूर में था, जो वर्तमान में कर्नाटक में है। और रानी चिन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है हथियार उठा लिया था। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। रानी चिन्नम्मा के बाद कित्तूर में किसने अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध जारी रखा? जब रानी चिन्नम्मा की मृत्यु हो जाती है तो किसने अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध जारी रखा? रायन्ना, कटप्पा, मयन्ना या मखन्ना। तो रानी चिन्नम्मा के बाद जो है रायन्ना ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध जारी रखा था और रायन्ना जो थी संगोली के गरीब चौकीदार थी और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध जारी रखा था और इनको भी आखिर में अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया जाता है।
1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी किसके प्रभाव से बहुत डरी हुई थी? उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले चीन, फ्रांस, रूस या अमेरिका। तो किससे डरी हुई थी ये बताना है आपको। 1830 के दशक में जो है रूस के प्रभाव से यह ईस्ट इंडिया कंपनी जो है डरी हुई थी। किस वर्ष सिंध अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था? 1843, 1845, 1846 या 1848। तो सिंध जो है अंग्रेजों के कब्जे में 1843 में आया था। 1843 में आ गया था। किस वर्ष अंग्रेजों ने पंजाब का अधिग्रहण कर लिया था? 1846, 1848, 1849 या 1850। तो 1849 में जो है पंजाब पर अधिग्रहण कर लिया था अंग्रेजों ने। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय रियासतों के प्रति विलय की नीति अपनाई? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन ने? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है विलय की नीति अपनाई थी। और यह जो है इसका गवर्नर जनरल का कार्यकाल जो था, इसका समय था 1848 से लेकर 56 तक था। और इसने जो है हड़प नीति की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत 17 को 1848 में, इसके बाद संबलपुर 1850 में, इसके बाद उदयपुर को 1852 में, और इसके बाद नागपुर को 1853 में, और झांसी को 1854 में यह हड़प नीति के तहत ले लिया गया था। ये अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। तो लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा किया था। 1856 में किस भारतीय रियासत पर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? नागपुर, झांसी, उदयपुर या अवध? किसको उन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर ले लिया था अपने कब्जे में? तो अवध को। और अवध के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण रियासत थी। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मस्केट, मैचलॉक, फिरंगी या महाभियोग? तो जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स जो है इंग्लैंड की, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये जो है यहाँ पे जब मुकदमा चलाया जाता है तो इसे महाभियोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभियोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश इलाके में मोटे तौर पर किन प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे? ब्रिटिश इलाके जो थे मोटे तौर पर किस प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे? प्रेसिडेंसी, सब्सिडियरी अलायंस, कन्फेडररी या कोलिन्स? तो यह जो है प्रेसिडेंसी में बटे हुए थे। प्रेसिडेंसी में बैठे हुए थे, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। बम्बई प्रेसिडेंसी इस तरह जो है प्रेसिडेंसी में बटा हुआ था। भारत में किस गवर्नर जनरल ने प्रत्येक जिलों में फौजदारी और दीवानी अदालतों की शुरुआत की थी? तो इसका ऑप्शन इसके हैं लॉर्ड
क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रिचर्ड वेलेस्ली। किसने जो है फौजदारी और दीवानी अदालतों की शुरुआत की थी? तो वारेन हेस्टिंग ने की थी, वारेन हेस्टिंग ने की थी। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे, किस एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्ट एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813। किसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी बताना है आपको। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में जो है एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किस वर्ष बंगाल में अकाल से लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गए थे? 1765, 1770, 1774 या 1776? ये बताना है कि किस वर्ष यह घटना हुई थी अकाल की। तो इसका उत्तर आप बताएं। तो यह जो है 1770 ईस्वी में इसकी 1/3 आबादी अकाल के कारण समाप्त हो गई थी। और इसमें बंगाल में लगभग 1 करोड़ लोग जो है समाप्त हो गए थे अकाल के कारण 1770 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में किसने बंगाल के रैयतों और काश्तकारों की स्थिति के बारे में बताया? H.T. कोलब्रुक, विलियम सिम्पसन, W.S. सीटनकार या वेरियर एल्विन? तो H.T. कोलब्रुक ने यह बताया था कि इस स्थिति को उन्होंने ये बताया था। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, कलमकारी छाप भारत के किस राज्य एवं बुनकरों द्वारा बनाई जाती है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या झारखंड? किस राज्य में जो है कलमकारी छाप बनाया जाता है ये बताना है आपको। तो यह आंध्र प्रदेश में जो है बुनकरों द्वारा सूती कपड़ों पर कलमकारी छाप बनाई जाती है। और इसमें फूल जो है गहरे नीले रंग के भी बनाए जाते हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे, नील का पौधा मुख्य रूप से किस इलाके में उगता है? समशीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध या वर्षावन? इंपॉर्टेंट है ये भी, नील का पौधा कहाँ पे उगता है, किस इलाके में? तो यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नील का पौधा उगता है। इसके अलावा आगे का प्रश्न देखेंगे, बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1856, 1857, 1859 या 1862? बंगाल में नील विद्रोह 1859 ईस्वी में हुआ था। 1859 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था। किसके निमंत्रण पर महात्मा गांधी बिहार में नील बागान मालिकों के खिलाफ 1917 में चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी? राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, कृष्ण कुमार सिन्हा, बाबू किशोर प्रसाद? तो किसके निमंत्रण पर ये चंपारण गए थे आपको बताना है। तो राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर जो है यह चंपारण में आंदोलन करने के लिए गए थे। और आगे का प्रश्न देखेंगे, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मॉरिस कॉटन छापा में किस गहरे रंग का प्रयोग किया गया है? लाल, पीला, नीला या गुलाबी? तो इसमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है। नीले रंग का पूरा प्रयोग किया गया है। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन के जो कवि थे और कलाकार विलियम मॉरिस ये थे, और इन्होंने मॉरिस कॉटन जो है यानी सूती कपड़ों पर छापा में फूल वाले छापे पर गहरे नीले रंग का प्रयोग किया था।
आगे का क्वेश्चन देखेंगे। यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए किस एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था? पोस्ता, सीरस, कीकर या बोर्ड? यह भी महत्वपूर्ण है। तो यह एक बोर्ड नाम का पौधा था, इसी पर वो निर्भरता थी इनको यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों की। तो बोर्ड नामक पौधा जो था शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था और यह यूरोप में आसानी से मिल जाता था। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत का चित्र किसने बनाया था? आगे इसका उत्तर ऑप्शन देखेंगे। इसको दोल्स्की, टेली कैटल, जेम्स रेनल, आरजी पलार्ड। तो इसको बनाया था इसको दोल्स्की ने। इस चित्र को इसको दोल्स्की ने बनाया था। इससे भी क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। किस खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे? चाचर, बंजर, निज या पोलज? तो निज प्रकार की खेती में जो है जमीन में जो है बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे निज खेती व्यवस्था में। तो नील की खेती के दो तरीके थे, निज और रैयती। इसको जान लेंगे। निज जो था, निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक तो वह जमीन खरीद लेते थे तथा दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। आगे क्वेश्चन देखेंगे। 19वीं शताब्दी के अंत तक निज खेती की व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली कितने प्रतिशत से भी कम जमीन आती थी? 25, 30, 35 या 40%? तो यह 25% आती थी। 25% जमीन आती थी। बाकी जो जमीन थी वो रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। कर्जा लेकर रैयतों को अपनी रकम से कम कितने प्रतिशत जमीन पर नील की खेती करनी होती थी? 15, 20, 25 या 30%? तो कर्जा लेकर के जो है, कर्जा लेने वाले जो रैयत थे, किसान थे, तो रैयती व्यवस्था के अंतर्गत जो था बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। कई बार वे गांव के मुखिया को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। तो कम ब्याज पर जो है इनको इस तरह का, तो कितने प्रतिशत? तो 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। नील की कटाई के बाद वहां पर किसकी खेती नहीं की जा सकती थी? गेहूं, चाय, कहवा या धान? तो नील की कटाई के बाद धान की खेती नहीं की जा सकती थी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हिस्ट्री के